हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, वेलकम टू माय पॉडकास्ट ओपन विथ रियल्स। और आज मेरे साथ है इंडस्ट्री का बहुत ही नोन फेस, जिनको सब लोग जानते हैं। आई डोंट थिंक कि इनको ऐसा कोई होगा जो नहीं जानता होगा। तो मेरे साथ है माधवी दी। मैं सबसे पहले जानना चाहता हूँ आपके बारे में, आपका बचपन, आप इस इंडस्ट्री में कब कैसे आई। तो सबसे पहले आपका बचपन से स्टार्ट करते हैं। बचपन बाकी 5 बच्चों का जैसे मतलब स्पेंड होता है, मेरा भी वैसे ही हुआ है। ओके। तो मैं आई एम अ गर्ल फ्रॉम कैलकाटा ओनली। बंगाली हिंदी मिक्स करके बोलेंगे तो मुझे भी ठीक लगेगा, क्योंकि तुम भी हिंदी में बात कर रहे हो। बिल्कुल इंटरेस्टिंग तो होगा। आप भी थोड़ा हिंदी में बात करिएगा तो थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा। बिल्कुल, क्योंकि अजीब लगेगा कि मेरे साथ हिंदी में क्वेश्चन किए जा रही है और मैं बंगाली बोले जा रही हूँ। इट विल वेरी ऑकवर्ड, इट विल बी ऑकवर्ड जी। सो बाकी 5 बच्चों का जैसे स्पेंड होता है, मेरा भी वैसे हुआ है। आई वॉज अ वेरी नॉटी चाइल्ड ऑफ माई फैमिली। सो दीदी, आपका घर कहाँ है? मेरा भवानीपुर में मेरा घर है। भवानीपुर, ओके। तो मैं बचपन से बहुत नॉटी थी। तो नॉटी होने की वजह से मुझे सुबह शाम मतलब कोई ना कोई एंगेजमेंट के लिए मुझे डांस स्कूल में लिया गया था। Okay. स्कूल के बाद मैं डांस स्कूल जाती थी। अगर जिस दिन स्कूल नहीं हुआ तो घर के पास मैदान में खेलने जाती थी, जो आजकल के बच्चों में नहीं दिखता है। बिल्कुल। कि हम लोगों के बचपन में क्या होता था, टीवी बस खेलते थे। अभी सिर्फ मोबाइल लेके लोग खेलते हैं बच्चे लोग। आउटडोर एक्टिविटी बच्चों का काफी कम हो गया है। हमारे टाइम पे क्या था, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी, और तब तो कलर टीवी, बाकी टाइम शाम को, और DD1 DD2 होने के वजह से ज्यादा प्रोग्राम भी नहीं होता था। जो भी प्रोग्राम होता था एक टाइम में होता था, एक पर्टिकुलर टाइम में होता था। उस टाइम जाके हम लोग टीवी के पास बैठते थे। क्या देखते थे? दिन भर कुछ नहीं होता था। रामायण एंड महाभारत के लिए सैटरडे संडे बैठे रहते थे। चित्रहार होगा, रंगोली होगा, सुबह उठ के बैठ गए, शाम को बैठ के, यही होता था। बस उतना ही होता था। उस टाइम हम लोग बहुत खेलते थे जी। आपके टाइम पे तो आप लोग और ज्यादा खेलते होंगे। हम लोग खेलते थे, तो इसके वजह से क्या हुआ ना, मैं बचपन से काफी एक्टिव हूँ। वो मुझे अभी भी मेरे में रह गया है कि स्टिल आई एम वेरी एक्टिव। मुझे आउटडोर एक्टिविटी, आउटडोर गेम बहुत पसंद है। मतलब मोबाइल में बैठे रहना या टीवी देखते रहना। आई एम नॉट एट ऑल अ टेलीविजन पर्सन, क्योंकि मुझे टीवी देखना बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर कभी बचपन में भी नहीं पसंद था बस नहीं, जैसे माइथोलॉजिकल रामायण एंड महाभारत तो मैं देखती थी। पर चित्रहार भी घर वालों के साथ, नानी के साथ कभी कभी देख लिया करते थे। बट आई एम नॉट एट ऑल अ टेलीविजन पर्सन। और बिलीव नहीं करोगे, स्टिल अगर कोई मूवी रिलीज भी होता है मैं देखने नहीं जाती हूँ। मेरा भी वही हालत है। दोस्तों से रिव्यू सुन लेती हूँ, न्यूज़पेपर में पूरा मूवी का स्टोरी आता है तो मैं पढ़ लेती हूँ। कम देखता हूँ। ओके। तो दीदी, आपकी फैमिली में पापा क्या करते थे, मम्मी क्या करती थी, और कौन? हाँ, मेरे फैमिली में सब है। एक्चुअली माई मदर एंड फादर बचपन से दोनों सेपरेट रह चुके हैं। तो मैं और मेरा भाई अपने नाना घर में पले बड़े हैं। तो माई ग्रैंड पेरेंट्स वर टेकिंग केयर ऑफ अस। तो हम लोगों का सारा स्कूलिंग। तो आप लोगों के साथ कौन रहते थे, पापा या मम्मी? नहीं, मम्मी के साथ रहते थे। हम लोग मम्मी के साथ रहते थे, और मम्मी मेरे ग्रैंड पेरेंट्स, मतलब मेटरनल ग्रैंड पेरेंट्स, मम्मी के पिता माता जी के साथ हम लोग रहते थे। तो और कलकत्ता में बड़े होने के कारण शहर भी काफ़ी देखे हैं। बचपन से ही एक चीज़ था, मैं अपने नाना नानी के साथ काफ़ी घूमी भी हूँ। मतलब कलकत्ता के बाहर भी, जैसे उड़ीसा, इधर उधर। नाना वॉज स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। तो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट होने के कारण उनको काफ़ी जगह इधर उधर भेजा जाता था। तो उनके साथ नानी भी जाती थी, और नानी और नाना के साथ मैं भी जाते थे। तो इसी वजह से मुझे बाहर घूमना तभी से मेरे में आ गया कि मुझे बाहर घूमना है। एंड माय ग्रैंडफादर वाज द पर्सन जो 84 में जो लॉस एंजलिस ओलंपिक हुआ था, ही वाज देयर, मैंने ही वाज रिप्रेजेंटिंग इंडिया, मैंने ऑब्वियसली एज अ जर्नलिस्ट। बचपन से मैंने कोई ऐसे स्पोर्ट्स तो खेला नहीं, कोई भी गेम खेला नहीं। स्कूल, हायर स्कूल में जाने के बाद मेरा इंटरेस्ट। आपका स्कूल कौन सा था? मेरा सर रमेश मित्र गर्ल्स हाई स्कूल। इट वाज अ लोकल स्कूल एंड इट्स अ फैमिली स्कूल। तो मेरा माँ भी पढ़ी है, माँ का ग्रैंड मदर भी पढ़ी है। तो as my mother was separate from my father, तो इसी वजह से क्या हुआ था, मेरा भाई भी था। तो सबके भाई को मुझे ख्याल भाई मतलब आपसे छोटे थे? मेरे से छोटे हैं।
तो मुझे घर के पास ही स्कूल में डाला गया था कि इजी हो मुझे स्कूल ड्रॉप करना, स्कूल से लेके आना, ये थोड़ा इजी हो जाए। तो मैं घर के पास ही स्कूल में पढ़ी हूँ और मेरा कॉलेज भी है, देशबंधु कॉलेज फॉर गर्ल्स राजबिहारी में है। तो दीदी आपको मॉडलिंग में आने के मतलब कब आपने सोचा कि मैं मॉडलिंग में आना चाहती हूँ, या फिर फैमिली में आपको शुरू से ही मॉडलिंग क्लास या एक्टिंग क्लास में डाला हुआ था? अभी मैं जब छोटी थी उस टाइम पे मॉडलिंग क्लास बोल के कुछ होता था या नहीं मुझे तो नहीं पता था। और एज आई एम फ्रॉम अ वेरी मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिली बैकग्राउंड, तो उन लोगों को भी मॉडलिंग क्लास सेशन के बारे में कोई आइडिया नहीं था। और मैं सबको बोलती हूँ, जो मैं तुमको भी बोलूँगी, मैं कभी प्लान करके अपना जिंदगी में नहीं चलती हूँ। मैं बस अपना कर्मा जो सामने आता है वो मैं करती रहती हूँ और ध्यान रखती हूँ मेरी वजह से किसी को कोई हानि ना हो, मेरी वजह से किसी को कोई दुख ना पहुंचे, सब अपना अपना जिंदगी जीते रहे। बिल्कुल बिल्कुल। सबका वही तो है, सबका अपना जिंदगी जीने का अलग सा अंदाज होता है। बिल्कुल। तो वो अपना जिंदगी जीते रहे। सामने वाला किस हालत में है, किस प्रॉब्लम में है, हमें नहीं पता। मुझे उनका सिचुएशन को रेस्पेक्ट करते हुए अपना जिंदगी जीना है। भगवान का आशीर्वाद से इस वजह से मेरे सामने वही चीज आएगा जो मेरे लिए अच्छा है और वो मैं करती जाऊंगी। बस अपना कर्मा करना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो दीदी जैसे मुझे अभी पता चला कि आप भगवान के ऊपर बहुत भरोसा करते हैं, इस पे मैं आऊंगा बाद में, बिकॉज मैं भगवान के ऊपर बहुत भरोसा करता हूँ और कर्म के ऊपर बहुत भरोसा करता हूँ, कर्मा के ऊपर, कि अपना कर्म और भगवान के नज़र में गलत ना हो, अपने नज़र में गलत ना हो। बाकी दुनिया सही भी आप करोगे तो भी गलत बोलेगा, गलत भी करोगे तो भी गलत बोलेगा। भगवान के नज़र में सही रहो और अपने नज़र में सही रहो, ताकि आप अपने नज़र में ना गिरो और भगवान के नज़र में ना गिरो। और ये बात तुमने सही बोला जी। Every day, in the morning and the night before bed, we should face ourselves in front of the mirror. बिल्कुल। हमें देखना है हम मिरर के सामने खुद को फेस कर पा रहे हैं। यस दीदी, ये मेरा सबसे बड़ा बात होता है और मैं सिखाता भी हूँ सबको। सिखाता मीन्स अगर किसी से मेरा बात होता है तो मैं उसको ये बात उसके दिमाग में डालने का कोशिश करता हूँ कि कुछ भी करो अपने नजर से मत गिरना, अपने नजर से। और भगवान जो है सब बैठ के देख रहा है, तुम क्या कर रहे हो नहीं कर रहे हो, दुनिया शायद नहीं देख पा रहा है, लेकिन भगवान सब देख रहा है। सबसे बड़ी बात, लोग देखेगा मैं क्या कर रही हूँ, पर वो क्यों कर रही हूँ लोगों को पता नहीं। हाँ नहीं पता, लेकिन भगवान को पता है, ऊपर वाले को पता है। जी, ये बात मुझे बहुत अच्छा लगा, ये थॉट। तो मैं इस थॉट से मैं बहुत इंस्पायर रहता हूँ। सो दीदी आप मॉडलिंग में कैसे आए? जैसे कि since 1999 I keep participating in Sananda Tilottama, क्योंकि मेरे टाइम पे वेस्ट बंगाल में सबसे बेस्ट ब्यूटी कॉन्टेस्ट हुआ करता था Sananda Tilottama। हाँ, क्योंकि मैंने देखा सेलिना जेटली was in that contest, बिपाशा बासु। अच्छा, उसमें आप भी थी उस टाइम? उन टाइम पे नहीं थे, उनके काफी बाद में थे, पर I keep following them। तो मैं जिस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया, इस कॉन्टेस्ट का बैकग्राउंड इन लोगों का भी था। रेशमी घोष जो मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड भी है, एंड एज माय एल्डर सिस्टर शी कीप गाइडिंग मी। तो जो नाम जो बॉलीवुड में भी धमाका मचाया है, जी, तो ये सब शानंदा तिलोत्तमा का प्लेटफॉर्म से गए हैं बॉलीवुड में। तो आई वाज द 10th तिलोत्तमा, 10th। तो सिंस आपका एज कितना था? एज तो लड़कों को अपना कमाई और लड़कियों को अपना एज। उस टाइम कितना था हमको जानना है, अभी नहीं पूछेंगे। अभी उस टाइम का एज बताने से अभी का तो कैलकुलेशन हो ही जाएगा। ठीक है। Since 19 years I am doing modeling. This is my 19th year. And 19 years back I owned Sananda Tilottama in 2006 and I was the 10th Sananda Tilottama. Yes, I own it. उससे पहले इट वॉज माई 8th अटेम्प्ट। उससे पहले मैं 7 बार फेल्योर हो चुकी हूँ। 8th टाइम मैंने पार्टिसिपेट किया एंड आई ओन इट। तो इसके पीछे मैं एक बात बोलना चाहूंगी। बिल्कुल। हारते हारते ही सिकंदर बना जाता है। अगर किसी के लाइफ में अगर आप कुछ करना चाहते हो, उसके लिए मेहनत किए जाओ और फोकस्ड रहो। और फोकस रहने के लिए जो भी करना पड़ता है वो करते रहो, खुद को बनाओ, फेलियर से मत डरो। बिल्कुल।
फेलियर आपका बुनियाद और मजबूत करेगा, बिल्कुल और बुलंद करेगा आपका हौसला। इसीलिए मैं फेल हो रही हूँ बोल के या फेल हो रहा हूँ बोल के जंग का मैदान छोड़ के भाग जाना, दैट इज नॉट करेक्ट। बिल्कुल फेस करते रहो। अगर जो चीज आपको डराता है फेलियर, उसके सामने मुड़ के खड़े हो जाओगे ना, आंख मिला के खड़े हो जाओगे, वो फेलियर भी तुमसे भागेगा। जी दीदी, ये सब चीजों में तो मैं बहुत भरोसा करता हूँ, बहुत मानता हूँ कि हारना नहीं है, हारना नहीं है, किसी भी सिचुएशन में हारना नहीं है। करते जाओ करते जाओ करते जाओ, कभी ना कभी तो सक्सेस मिलेगी। एक बात मैं मानता हूँ, अगर आपका किस्मत बहुत कुछ होता है, ये मैं मानता हूँ कि किस्मत भी बहुत बड़ी एक पार्ट जो होती है लाइफ में, लेकिन अगर आपका किस्मत खराब है, आप हार्डवर्क करो, आप मेहनत करो, एटलीस्ट आपका हार्डवर्क से आपको जो जगह आप चाहते हो वो आपको मिलेगा। बिकॉज ये मेरा है, मेरा किस्मत, मैं मानता हूँ कि मेरा किस्मत इतना अच्छा नहीं है, बिकॉज आज मैं जहां तक आया हूँ वो मैं अपने हार्डवर्क से आया हूँ। तो हार्डवर्क करते रहिए, और अगर आपका किस्मत भी अच्छा है फिर तो सोने पे सुहागा। और मैं जो मानती हूँ, ये मेरा पर्सनल चॉइस है, सामने वाला उसके साथ सहमत नहीं भी हो सकते हैं। बिल्कुल, अपना कर्म अच्छा रखना है। अगर आपका कर्म अच्छा है ना, किस्मत भी बदल जाएगा। बिल्कुल। अपनी मन तो छोड़ दो, कभी कभी हम लोग हंसी मजाक में भी लोगों के बारे में बुरा बात बोल देते हैं, भले वो दिल से ना हो, पर उस जुबान पे भी लाना नहीं है, उससे भी तुम्हारा कर्मा खराब होता है। हाँ। जी जी जी, बिल्कुल। ऑलवेज सबके बारे में अच्छा बोलो, जो तुम्हारे साथ खराब किया है उसको अवॉइड करो। ही और शी विल गेट रिजल्ट ऑफ देयर कर्मा। कर्मा तो किसी को नहीं छोड़ता है। जी दीदी, जी दीदी, मैंने भी अपने लाइफ में क्या किया पता है, अगर किसी से कोई प्रॉब्लम हुआ है, किसी से अगर दोस्ती था, बहुत अच्छा भी बॉन्ड था ना, उसके साथ अगर दोस्ती खत्म हो गया, मैं बता रहा हूँ सच बात, मैं भूल गया कि वो इंसान आज लाइफ में क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, कौन है, उसके बारे में किसी से बात करूं, बिचिंग करूं, लोगों को बोलूं यार मैं सही था, उसने मेरे साथ ये किया, मैं बोलता हूं मैं उसको भूल चुका हूं। अब उसके बारे में ना मैं पता करता हूं, ना उससे बात करने का कोशिश करता हूं। वो अपना लाइफ अपने तरीके से जिए। एक टाइम था कि हम लोग अच्छे से थे, दोस्त थे, वो एक अच्छा दिन था। अब जब हम लोग साथ नहीं है तो बस खत्म, उसके बाद चुगली नहीं करना है। हाँ। या खुद को अच्छा दिखाने के लिए उसका बुराई नहीं करना है। तो मैं ये एकदम सही। पर और एक बात है, जो हमारा गीता, हमारा जो धर्म ग्रंथ है गीता में भी भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को बोला गया है, जो बार बार वार करता है जी, एक बार छोड़ दिया, 2 बार छोड़ दिया, जो बार बार वार करता है उसको माफ नहीं करना, मतलब छोड़ो मत। तुमको अगर एक बार छोड़ दिया, 2 बार छोड़ दिया, अगर 3 बार उसने किया तो तुमको मुड़ के जवाब देना चाहिए। बिल्कुल दीदी, खड़े होना चाहिए। और दीदी एक्चुअली ये सब बात इतना मैच कर रहा है आपके साथ, मैं इतना आपके साथ वो कर पा रहा हूँ कि मेरा भी यही सब थिंकिंग है कि ये मतलब ऐसा भी नहीं कि आप इतने भी सीधे बन के रहो कि लोग आपके ऊपर अत्याचार या गलत करते रहे, चुप रहो। खड़ा होना पड़ेगा आपको। मैं बांग्ला मीडियम से पढ़ा हूँ, उसमें जी जी जी, लेकिन मैं इतना ज्यादा हिंदी बोलना स्टार्ट कर दिया हूँ। एक्चुअली मैं कोलकाता आने से पहले एक रेस्टोरेंट कम बार में एज ए वेटर काम करता था, तो वहां पे हिंदी मैं हूँ आसनसोल पुल्टी बोल के एक जगह है, पुल्टी क्लब बोल के एक था। वहां पे गेस्ट लोग जो आते थे ना, मैक्सिमम मारवाड़ी आते थे और मतलब बिहारी लोग आते थे। तो वहां पे मैं इतना हिंदी बोलना स्टार्ट किया, जो कि मुझे हिंदी नहीं आता था ठीक से, बिकॉज मैं बेंगोली मीडियम से पढ़ा था, और जहां मैं रहता हूँ वहां भी सब बेंगोली कल्चर ही है। मैं भोजपुरी में बात करता था घर पे और बांग्ला में, तो वहां पे मेरा हिंदी कल्चर ऐसा हो गया कि हिंदी इतना बोलने लगा हूँ कि बांग्ला एक्सेंट जो है वो अब थोड़ा मेरा डगमगा चुका है। कोई बात नहीं है। हाँ, लैंग्वेज किस लिए बना है? एक दूसरे के आगे अपना मन का जो भाव है उसको सामने वाले को समझाने के लिए। आगे तुम जो लैंग्वेज में बात करो, अगर तुम बिना बात किए सामने वाले को तुम्हारे दिल में क्या है वो समझा सकते हो, फिर तो बात करने का भी जरूरत नहीं। जी जी, तो जो मैं बोल रहा था, मैंने बांग्ला में भाव संप्रसारण जो है पढ़ा था, उसका पूरा लाइन याद नहीं है, बट उसका मेन सब्जेक्ट याद है, अन्याय जे करे बा अन्याय जे सहे দুজনই সমান ভাবে দোষী। তো আমি ওই পথে শুরু থেকেই চলেছি। যখন আমি 12-13 বছর বা 15 বছর, তখন থেকে আমি না খুব একটা সহ্য করতাম না। একবার দুবার একটু বেশি হয়ে গেল, যখন বেশি হয়ে যেত আমি দাঁড়িয়ে যেতাম।
তো এই জিনিসটা আমি মানি যে লোক যদি বারবার আপনার সাথে কিছু খারাপ করছে, আপনাকে দাঁড়াতে হবে, আপনাকে বলতে হবে, নালে ও তো করেই যাবে। আর সামনের জন এটা বুঝবে না যে ও ভুল করছে, সামনের জনকে বোঝানোর জন্য আপনাকে বলতে হবে যে আপনি এটা ভুল করছেন। আমি এখানে একটু তোমার থেকে আলাদা কথা বলবো, সামনের লোকটা বুঝলো কি বুঝলো না তাতে কিছু আসে যায় না, কিন্তু you should be satisfied যে হ্যাঁ मैंने आवाज उठाया, अपना बात मैंने रखा। हाँ, सामने वाले तुमको कुछ भी समझे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तुमको ये एहसास होना चाहिए मैं गलत नहीं हूँ। वही हम लोग जो शुरू में बोले, सोने से पहले एक बार हम मिरर के सामने खड़े होते हैं, उनमें खुद के साथ आंख मिला पाना बहुत जरूरी। बिल्कुल दीदी, अगर हम कुछ गलत करेंगे तो मैं मानता हूँ इंसान ऐसा ही होना चाहिए जो खुद को भी जज करे। मैं हमेशा खुद को जज करता हूँ दीदी, हमेशा जज करता हूँ, इसलिए शायद मैं जिस जगह पे था उस जगह तक से यहाँ तक आना, ये मतलब जितना भी आया हूँ ये मेरे लिए बहुत बड़ा बात है, बिकॉज मैंने खुद को हमेशा करेक्ट किया है, मैंने अपने अंदर भी झांका है, मैंने अपनी गलतियों को ठीक किया है। ऐसा नहीं कि मैं एकदम गलती नहीं करता हूँ। सो ये बात मतलब बहुत बड़ा बात है कि आईने के सामने जब आप खड़े हो तो आपको खुद को देख के शर्म ना आए, यार मैं तो ये गलत काम करता हूँ, यार मैंने तो ऐसा किया हुआ है, ये ना हो। बिल्कुल दीदी। तो उसके बाद तिलोत्तमा के बाद आपका जर्नी कैसे और आगे बढ़ा? शानुंदा तिलोत्तमा इज अ ब्रांड। तो मेरा शुरुआत ही हुआ शानुंदा से, जो आनंदबाजार पत्रिका जो ग्रुप है, प्राइवेट लिमिटेड है, हाँ। उनका एक बेस है। तो मुझे पीछे मुड़ के देखने का जरूरत नहीं हुआ। मैं मानती हूँ बड़ों का वेल विशेस, छोटों का प्यार, ऊपर वाले का आशीर्वाद और मेरा कोशिश सब मिला के मुझे एबीपी प्राइवेट लिमिटेड जैसा हाउस मिला टू सपोर्ट मी, एंड शानुंदा जैसा प्लेटफॉर्म जिससे मुझे स्ट्रगल नहीं करना पड़ा। इस इंडस्ट्री में ऊपर वाले की कृपा से मेरा शुरू से आज तक मुझे स्ट्रगल नहीं करना पड़ा। बहुत बड़ी बात है। स्ट्रगल तो हर एक इंडस्ट्री में है, हाँ, है ना? स्ट्रगल वो तो हर एक इंडस्ट्री में रहेगा, और बस मुझे अपने इंडस्ट्री में जिस चीज से मुझे प्यार है उसमें अगर थोड़ा बहुत स्ट्रगल भी हो गया तो उसमें भी मजा आया, चलता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो दीदी उसके बाद और किस ब्रांड के लिए काम किए, कहाँ काम किए आप? दिल्ली, मुंबई गए? हाँ, मैं दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई, ऑलमोस्ट ऑल ओवर इंडिया में मैंने काम किया। मैं मुंबई में 2008 में मुंबई शिफ्ट भी होने का कोशिश किया था। मैं आई वॉज देयर फॉर 3-4 months इन मुंबई। पर आई एम अ वेरी होमली पर्सन, तो मुझे कलकत्ता से और अपने परिवार से दूर जाना कभी पसंद नहीं था। अच्छा। मतलब मुझे लगा कि जिंदगी तो 2 दिन की है, पता नहीं कब ऊपर वाले मेरा टाइम खत्म हो जाए और मुझे ऊपर वाले के पास ऊपर वाले का बुलावा आ जाए। जो जितना टाइम मेरे पास है वो अपनों के पास खुशी से बिताना है। थोड़ा कम पैसा कमाए, अभी देखो, हम ये नहीं बोलेंगे कि हम कम पैसा कमाएं। पैसा तो सबसे बड़ा दोस्त होता है जी। नहीं, फैमिली के लिए अगर फैमिली के साथ रहना है थोड़ा कम पैसा भी नहीं, मैं ऐसा नहीं सोचती हूँ। कमाना तो पूरा है, पर अगर आप में जुनून है, अगर आप फोकस्ड हो, आप बड़ों का इज्जत करते हो, अपना काम का रेस्पेक्ट करते हो, तो कमाई तो यहाँ भी हो जाएगी। बिल्कुल। तो आप जब काम करती रही तो उस टाइम का फीलिंग्स कैसा था? क्योंकि उस टाइम तो आप काफी अच्छा काम कर रही होंगी, जो कि मैं नहीं जानता था। मैं तो उस टाइम घर पे पता नहीं क्या ही कर रहा था। हाँ, मतलब ऊपर वाले की कृपा से, बड़ों के आशीर्वाद, छोटों का प्यार से, और काम तो मैं करती थी। मतलब ऐसा भी होता था दिन में 2-3 काम भी किए हैं। हाँ, और बॉम्बे, दिल्ली का जितना भी डिजाइनर्स आए हैं यहाँ भी किए हैं, बाहर भी गए हैं। मैं बहुत बिजी रहती थी। मतलब ऐसा भी एक दिन नहीं मिलता था कि मैं घर में थोड़ा चैन से सो सकूं, पर चैन तो मेरा काम है। बिल्कुल। सेटिस्फेक्शन तो वही है। जी। काम करके आओ, घर में वापस आओ, काम के बाद जो टाइम है खूब काम करो, खूब कमाओ, घर में वापस आओ,
काम के बाद का जो टाइम है वो मैं अकेले बिताना नहीं चाहती थी बोल के मैं मुंबई छोड़ा। ओके। उसके बाद का जो टाइम है वो घर वाले के साथ सो, माँ का हाथ का खाना खाओ और घर वाले के साथ बिल्कुल बिल्कुल। मम्मी के साथ आपका बॉन्ड कैसा है? मेरा बॉन्डिंग सबके साथ अच्छा है। मम्मी के साथ तो थोड़ा ज्यादा अभी होगा। देखो वो सबका ही मम्मी पापा के साथ बॉन्डिंग बिल्कुल, अच्छा होता है, क्योंकि और खास करके माँ के साथ सबका बॉन्डिंग अच्छा होता है। ऐसा कोई होता नहीं है जिसके साथ माँ का बॉन्डिंग अच्छा नहीं है। भले बच्चे बोल देंगे मेरा बॉन्डिंग माँ के साथ अच्छा नहीं है, पर माँ की तरफ से तो बच्चे बच्चे ही है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो दीदी जब आप मॉडलिंग इंडस्ट्री में आ रही थी तो उस टाइम ऐसा कोई था जो आपको इस इंडस्ट्री में आने के लिए मना किया हो, या फिर सबने बोला कि हाँ करो? वो होते हैं ना, किसी किसी का फैमिली के लोग बोलते नहीं मॉडलिंग इंडस्ट्री में नहीं जाना है, एक्टिंग में नहीं जाना है। मैं ऐसे माहौल में बड़ी हुई हूँ जिनको मॉडलिंग के बारे में उतना जानकारी नहीं था, और बचपन से ही मेरे घर वालों ने बोला जो चीज तुम्हें सेटिस्फाई करता है और तुमको लगता है कि तुम अपना 100% दे पाओगे वही काम करो। हम लोगों की तरफ से कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, पर जो सबसे ज्यादा जरूरी है तुमको पढ़ाई कंप्लीट करना है। जो मर्जी तुम करो पर तुमको पढ़ना है, क्योंकि एक बंगाली फैमिली का हम लोगों का एक वसूल होता है। तुमको जिंदगी में जो करना है करो, भले ही अगर कोई शादी करके हाउसवाइफ बनना चाहते बन सकते हो, पर उससे पहले तुमको अपना डिग्रीज कंप्लीट करना है। जी दीदी, मैं देखा हूँ, मैं जिस स्कूल में पढ़ता था वहाँ बंगाली लोग, बाप रे, बंगाली बच्चे लोगों को किस तरीके से पेरेंट्स लोग मतलब लेके आते थे। जिस दिन एग्जाम होता था उन लोगों को किस तरीके से टेक केयर करते थे, और रोल नंबर 1 से लेके 10 तक तो बंगाली लड़के लोग ही होते थे। क्योंकि मैं बॉयज़ में पढ़ा हूँ तो ठीक है, लड़कों के बारे में बोल रहा हूँ, क्योंकि ये लोग बहुत, आप लोगों में, बंगाली लोगों में बहुत अच्छे से मतलब पढ़ाई में ध्यान देते हैं, और पेरेंट्स ध्यान देते हैं कि पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, कैसा क्या ट्यूशन होना चाहिए, कौन अच्छा पढ़ाता है। लेकिन हम लोगों में शायद उतना नहीं है, घर वाले खुद ही इतने पढ़े लिखे नहीं थे मेरे, तो उतना वो लोग देखते नहीं, हाँ बोलते थे पढ़ो पढ़ो पढ़ो, बट आप लोगों में है, बंगाली लोगों में पढ़ाई जो है वो बहुत मतलब इम्पोर्टेंट चीज है। और आपके दोस्तों के बारे में थोड़ा जानना चाहते हैं, दोस्त सर्कल कैसा है, कम है ज्यादा है? मैं फैमिली ओरिएंटेड पर्सन हूँ। मुझे काम छोड़ के और अपना ट्रैवलिंग छोड़ के बाकी टाइम परिवार के साथ स्पेंड करना अच्छा लगता है। फ्रेंड्स के साथ आउटिंग या फ्रेंड्स के साथ अड्डा या टाइम स्पेंड करना मैं उस टाइप की नहीं हूँ। ओके नहीं हूँ, मुझे खाली टाइम मतलब फैमिली। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। ओके दीदी, उसके बाद मैं जानना चाहता हूँ आपकी ग्रूमिंग के बारे में, आपका डेली रूटीन, आप क्या खाती है, कैसे खुद को फिट रखती है। ये ऑडियंस के लिए भी, मेरे लिए भी, जो लोग मॉडलिंग में नहीं भी आना चाहते वो लोग भी घर बैठ के आपका टिप्स थोड़ा सुन सकते हैं और खुद को ग्रूम कर सकते हैं। डेली वर्कआउट ज़रूरी है। मैं ये नहीं बोलूँगी, एक बहुत अच्छा बॉडी बनाने के लिए ब्लड सर्कुलेशन बॉडी में होना बहुत ज़रूरी है, बीमारियों से खुद को दूर रखने के लिए। तो या तो जिम, जिस दिन जिम जाती हूँ उस दिन रनिंग नहीं जाती हूँ, कभी जिम जाने का टाइम नहीं होगा तो उस दिन रनिंग चली जाती हूँ। अगर जिम रनिंग कुछ नहीं होगा तो घर में कुछ कर लेती हूँ। तो बॉडी को एक्टिव रखती हूँ कि मेरे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन होता रहे। और खाने पीने के मामले में वही जो मैं शांतनुदा को बोल रही थी, मैं फैंसी फूड मुझे बहुत पसंद है। फैंसी खाना इसका मतलब नहीं है कि बाहर का खाना, घर का बना हुआ। मतलब बैठ के एकदम चावल, सब्जी, मछली, मैंने फिश, मटन, चिकन तभी खाती हूँ जब सब फैमिली वाले होते, बहुत खाना वाना बना है। अदरवाइज मैं हेल्दी खाती हूँ, पर थोड़ा थोड़ा करके खाती हूँ। फ्रूट्स मुझे बहुत पसंद है। सुबह उठ के गर्म पानी, जैसे डॉक्टर्स बोला करते गर्म पानी पियो, गर्म पानी है उसमें कुछ डाल के? नहीं, मैं नॉर्मल गर्म पानी पीती हूँ, बस कुछ डाल के नहीं। गर्म पानी इसीलिए पीती हूँ कि पहले दिन का जो दूषण मेरे बॉडी में जमा हुआ है वो गर्म पानी से निकल जाए। और उसमें कुछ डालूंगी तो हो जाएगा, जैसे लोग हु वांट टू बी स्लिम वो तो नींबू निचोड़ के लेते हैं, वो तो मैं मूड के ऊपर खाती हूँ। तो दीदी स्किन के लेके हम थोड़ा जानना चाहते हैं, स्किन केयर कैसे करती है आप?
ऐसे तो मैं अलग सा स्किन केयर कुछ करती नहीं, पर एक टाइम था मुझे जब स्किन में मैंने स्किन इश्यूज होता था, मतलब बहुत सारा तुमको दिखेगा, बहुत सारा पिंपल्स होता था। ऐसे मेरा माँ बहुत सीधी है, फैमिली बहुत सीधे है, उनको पता नहीं था स्किन के लिए क्या करना है, तो नॉर्मल डर्मेटोलॉजिस्ट के साथ पास लेके जाते थे। वो लोग बोलते थे कि ऐसे टीन एज में वैसा होता रहता है, जी जी जी। तो बस ऑन ऑफ होता रहता था। पर मैंने देखा जब मैंने रेगुलर वर्कआउट एंड अपने फूड को कंट्रोल किया, जो फूड हैबिट है, जी जी, फैंसी फूड बट होममेड फूड, ओके, वो मैंने कंट्रोल किया, तब से मेरा स्किन इश्यूज कम हो गया। एंड वन मोर थिंग, टेंशन फ्री रहना है, ओके, खुश रहना है। अगर आप खुश रहोगे, अगर आप खुश रहोगे, उसका रिफ्लेक्शन आपकी स्किन में आएगा, आपके चेहरे में आएगा। ओके ओके, यही सब जानना चाहता था कि आप तो इतना दिन से कर रहे, तो आपको तो एक पता चल गया होगा कि किस चीज से मेरा स्किन अच्छा रहता है, किस चीज से मेरा बॉडी अच्छा रहता है, तो यही मुझे जानना। रेगुलर वर्कआउट एंड ट्राई टू बी हैप्पी ऑलवेज। जी, टेंशन लेके नहीं सोना है, टेंशन ना लेना है ना किसी को देना है। अगर तुम किसी को टेंशन दोगे, किसी के मामले में दखल डालोगे, तो तुम वो चीज तुम्हारी जिंदगी में वापस आएगा। तो खुद का जिंदगी जियो, खुशी से जियो। अगर कुछ जो हमें समस्या लगता है, ऊपर वाले जो भेजा है हमें, उसका समाधान भी उन्हीं के पास है। बिल्कुल। तो दीदी, आपकी हॉबीज क्या क्या है? घर में जब फ्री टाइम में रहती हूँ, मैं डायरी लिखती हूँ, मैं किताब पढ़ती हूँ। न्यूज़पेपर पढ़ना मेरा एक हॉबी है। न्यूज़ देखने से ज्यादा मैं न्यूज़पेपर पढ़ने में ध्यान देती हूँ। लिखती हूँ मीन्स रोजमर्रा का जिंदगी में? नहीं वैसा नहीं, जो मर्जी होता है वो लिखती हूँ। इससे क्या होता है, अच्छा, मैं जिंदगी नहीं लिखती हूँ। ओके, मैं जब मर्जी होता है डायरी इसीलिए लिखती हूँ कि हम लोगों का प्रोफेशन में लिखने पढ़ने का हैबिट छूट जाता है। सही बात है। ऐसा ना हो कि मैंने बैंक में जो साइन किया 20 साल बाद जाके वो साइन गलत हो गया। तो लिखने का हैबिट बहुत जरूरी है। जी जी जी, सच में अभी मैं खुद लिखने बैठता हूँ तो वो जो पहले लिखते थे एकदम स्पीड से और अच्छे से, वो नहीं होता है जी। और क्या क्या पसंद है? न्यूज़पेपर पढ़ती हूँ, किताब पढ़ती हूँ। पढ़ने से क्या होता है, आपका ब्रेन एक्टिव होता है, आईज का ब्रेन का एक्सरसाइज एक साथ होता है, साथ में आपका नॉलेज भी बढ़ेगा जी। और मेरा जो नशा है वो है ट्रैवलिंग। मुझे घूमना बहुत पसंद है। घूमना मतलब आई एम नॉट अ टूरिस्ट, आई एम अ ट्रैवलर। मुझे बैकपैक के साथ घूमना बहुत पसंद है। जो जगह लोग जाना पसंद नहीं करते क्योंकि वो कंफर्ट जोन से बाहर है, मुझे वहां जाना पसंद है। जहाँ घर में तो मैं कंफर्टेबली रहती हूँ, तो मुझे पहाड़ों में घूमना पसंद है। आई एम अ माउंटेन पर्सन, तो मुझे हाई ऑल्टीट्यूड ट्रैकिंग मेरा शौक है। और ट्रैकिंग करना हाई ऑल्टीट्यूड में, बिकॉज आई एम अ क्वालिफाइड माउंटेनियर, सर्टिफिकेट है मेरा। ये नहीं बोलूंगी कि मैं बहुत पहाड़ चढ़ा, ऐसा नहीं है, पर माउंटेनियरिंग करती हूँ, कभी कभी करती हूँ, पर हाई ऑल्टीट्यूड ट्रैकिंग तो मैं ऑलमोस्ट करती रहती हूँ। और जो मेरे जानने वाले हैं, फ्रेंड्स हो, फैमिली हो, जो भी है, उनको मैं मोटिवेट करती हूँ। अपने सोशल मीडिया में भी लोगों को मोटिवेट करती हूँ, और मैं तुमको भी मोटिवेट करना चाहूँगी। बिल्कुल दीदी, कि मैं तो आपके साथ बैठा हूँ कुछ सीखने के लिए भी। एक्चुअली मुझे आपसे बहुत कुछ सीखना है। मैं जब फर्स्ट टाइम आपको देखा था, हयात में एक शो था शायद, उस टाइम आप आई थी, आके बैठी, और मोहित भाई ने आके आपका पैर छुआ था। मैं आपको पहचानता नहीं था बिकॉज मैं नया था। मोहित आके आपका पैर छुआ था, तो मैं बोला पता नहीं कौन है, मैं तो जानता भी नहीं हूँ, मैं भी जाके पैर छू लूँ क्या? मैं बोला मुझे पता ही नहीं। और जो शांतनु मामा है वो उस टाइम उस जगह पे नहीं थे, तो मैं शायद मोहित भाई से बाद में पूछा था कि कौन है, तो बोले थे अरे ये इंडस्ट्री के सीनियर मॉडल है, बहुत तो वो है। मैं बोला तो ओ अच्छा, उस टाइम से आपको मैं जानना स्टार्ट किया। तो और जब मैं आपसे मिला हूँ, कहीं भी मिला हूँ, शोज में मिला हूँ, कहीं भी मिला हूँ, मुझे आपसे एक ऐसा वाइब्स आया है कि मुझे लगता है कि आपको देख के लगता है कि आपसे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। सो आज मैं बैठा हूँ, मौका मिला है, तो आपसे जो भी बातें कर रहा हूँ वो तो लोग सुन ही रहे हैं, मैं भी सुन रहा हूँ, और मैं आपसे बहुत कुछ सीख के जाना चाहता हूँ। अभी मैं बताती हूँ
तुम मुझसे सीखोगे, मैं भी तुमसे सीखूंगी। जी जी, हर ये आदमी और कुछ ना कुछ- हाँ, बिल्कुल। मतलब जो छोटे बच्चे हैं, इवन इंसान से बियॉन्ड ह्यूमन बीइंग, जानवर से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जी। क्योंकि ईच एंड एवरी मोमेंट हम लोगों को ध्यान देना चाहिए, आसपास में कौन कैसा क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है, अगर उसमें कुछ अच्छाई है उसको सीखना चाहिए। जी। हम दोनों एक दूसरे से सीख रहे हैं। जी दीदी, आपसे थोड़ा ज्यादा सीखूंगा। एक ग्रूमिंग क्लास भी कराती है, तो कहाँ पे और कितने स्टूडेंट है, क्या है थोड़ा सा? जैसे मैं कलकत्ता में जो ब्यूटी कॉन्टेस्ट होता रहता है, जो भी मुझे हायर करते हैं उन लोगों का ग्रूमिंग भी करती हूँ। कलकत्ता में बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स है जो मुझे हायर करते हैं, उन लोगों का भी एज अ फैकल्टी, किसी का एज गेस्ट फैकल्टी मैं ग्रूमिंग करती हूँ। ऐसे भी शोभा बाजार में मेरे एक फ्रेंड के साथ मेरा एक अपना पर्सनल ग्रूमिंग एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लास मैं लेती हूँ। दैट इज नॉट ओनली फॉर मॉडल, उसमें मैं सबको ग्रूमिंग करती हूँ, हर टाइप का ग्रूमिंग एक ऐसा चीज है ना, सिर्फ लोगों का ये मीथ है, कॉन्सेप्शन, ये जो है ना, ये एक मीथ है कि सिर्फ मॉडल या एक्टर बनने के लिए ग्रूमिंग का जरूरत है। नहीं, हमें आम जिंदगी में लोगों से बात करने के लिए, लोगों को फेस करने के लिए, सर्विस पे जाने के लिए, घर वालों के साथ पेश आने के लिए भी ग्रूमिंग का जरूरत है। ग्रूमिंग आपका जो हर इंसान का एक जेंटल साइड होता है, एक वाइल्ड साइड होता है। ग्रूमिंग आपका वाइल्ड साइड को कंट्रोल करेगा, तब जाके आप सामने वालों के साथ या घर वालों के साथ ठीक से जेंटली वे में पेश आ पाओगे। वे में बात कर। जी 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 जी, ये सब तो ग्रूमिंग तो सबको चाहिए। तो जहाँ इंस्टीट्यूट्स में जाते हैं वहाँ मॉडल ग्रूमिंग करते हैं, और अपना जो पर्सनल ग्रूमिंग क्लास है शोभा बाजार में, वो मैं अपना एक मेकअप आर्टिस्ट फ्रेंड है विभाष चाना, इज वेरी माने सीनियर। तो उनके स्टूडियो में उनके साथ मैं अपना ग्रूमिंग क्लास चलाती हूँ। ओके, वेरी गुड। तो दीदी, इससे एक बात मेरे दिमाग में आया जो मैं बोलना चाहता हूँ कि मैं देख रहा हूँ इंडस्ट्री में कुछ ऐसे जगह में भी लड़के लड़कियां जा रहे हैं जहाँ पे मुझे लगता है जो ग्रूमिंग करा रहा है, कुछ लोग ये मतलब करा रहे हैं, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ बट जस्ट बोल रहा हूँ जो 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 हमको थोड़ा लगता है। तो कुछ लड़का लड़कियां ऐसे जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे आई डोंट थिंक कि वो लोग अच्छे से उसको ग्रूमिंग करा रहा होगा और खुद को ही कुछ ज़्यादा पता होगा। वहाँ पे जाके पैसा हमको लग रहा है थोड़ा बहुत वो लोग वेस्ट कर रहे हैं। तो आपको ऐसा कुछ लगता है कि एक सही जगह पे जाना चाहिए, पैसा जो खर्चा कर रहा है करे तो एक अच्छी जगह पे अच्छे से जान ले कहाँ पे सही ग्रूमिंग हमको मिलेगा। हर जगह पे तो हर लोग सही ग्रूमिंग नहीं करता होगा। अब कुछ लोग हैं जो हमको लगता है कि वो लोग जस्ट पैसा लेते हैं, ऐसा कुछ सिखाते नहीं, बिकॉज वो लोगों को मैं आगे बढ़ते हुए नहीं देख पा रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ जहाँ पे है वहीं पे है, इसलिए मैं ये बात बोल रहा हूँ। अभी इनके बारे में मेरे पास उतना जानकारी नहीं है। ओके। पर हाँ, कोई मेरे पास आना चाहते हैं बिल्कुल बिल्कुल, उसके लिए तो अगर आप तुम्हारा परमिशन मिलेगा, आई कैन शेयर माई नंबर। बिल्कुल, एकदम। माई नंबर इज 9433459145। फिर से बोल रही हूँ 9433459145। If you want to groom yourself and want to develop your personality, so you can connect me. प्लीज प्लीज, क्योंकि मैं इतना फील कर सकता हूँ कि दीदी बहुत अच्छा सिखा सकती, इतना ही बोलूंगा। एक बात और जो मेरे दिमाग में चलता है कि ऐसा फील होता है मुझे कि जो लोग भी मॉडलिंग, एक्टिंग या ग्लैमर ये इंडस्ट्री में आना चाहता है, वो लोग थोड़ा स्ट्रॉन्ग हार्टेड हो, जो थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो हर चीज़ से, मेंटली थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो, वो लोग आने से ठीक है। नहीं तो अगर बहुत कोई सॉफ्ट है, बहुत ही इमोशनल है या बहुत ही वो है, वो आए तो इस इंडस्ट्री में थोड़ा ऐसा होता है कि टेंशन काफ़ी होता है, डिप्रेशन होता है। तो क्या ऐसा मैं जो बोल रहा हूँ ये सही है या गलत है? बिकॉज मुझे ऐसा फील हुआ है जितना दिन से मतलब इंडस्ट्री के बारे में देख रहा हूँ, जान रहा हूँ, फिल्म इंडस्ट्री हो, एक्टिंग हो, मॉडलिंग हो, कुछ भी हो, तो यहाँ पे ना डिप्रेशन होता है। मुझे पता है कुछ कुछ चीज़ों को लेके होता होगा कि मैं इतना दिन से काम कर रही हूँ, मुझे ये काम नहीं मिला, या फिर कोई पीछे पड़ जाता है, कोई किसी का काम खा लेता है, ऐसी चीज़ें होती है। दिल्ली, मुंबई, हर जगह होती है। तो उस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, क्या मैं जो बोल रहा हूँ ये सही है? जो मैं फील करती हूँ, हर एक प्रोफेशन में टेंशन होता है। बिल्कुल। हर एक प्रोफेशन में कंपटीशन होता है, हर एक प्रोफेशन में एंजाइटी होता है। जी। तो अगर आप
अब प्रोफेशन छोड़ो, एक लड़की जब शादी करके ससुराल जाते हैं एक अननोन सिचुएशन में, ऑल अलोन, खास करके जिन लोगों का अरेंज मैरिज होता है अभी भी, उनको क्या एंजाइटी नहीं होता है, उनको क्या टेंशन नहीं होता है, उनको क्या लोगों का ताना सुनना नहीं पड़ता है, उनको क्या स्ट्रॉन्ग हार्ट नहीं होना पड़ेगा। जी दीदी एकदम तो सही। एक छोटा बच्चा छोड़ के हर एक इंसान को जिंदगी जीने के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है, और डिप्रेशन हर एक इंसान में होता है, ज्यादा या कम, पर उस पे ध्यान मत दो। हम लोगों का प्रोफेशन का एक है, हम काम करेंगे तो हमें पैसा मिलेगा, काम नहीं करेंगे तो पैसा, लाइमलाइट कुछ नहीं मिलेगा, जो एक गवर्नमेंट सर्विस में नहीं होता है। हम जानते हैं कि हाँ, एंड ऑफ द डे आई विल गेट माई सैलरी, जी एक वो हम टेंशन फ्री है। पर अगर देखेंगे गवर्नमेंट सर्विस में भी तुम्हारा टेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन होता है, क्योंकि तरक्की नहीं होता है, कोई पीछे पड़ जाते हैं, कोई ताना मारता है। जी दीदी आपने मेरा सवाल का बहुत अच्छा जवाब दे दिया, मुझे इसका जवाब मिल गया कि सही बात है, हर जगह पे अगर आप जिंदगी जीना चाहते हो जी चैन से, तो आपको सब कुछ भूल के अपने काम पे फोकस करो। हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो क्या कर सकते हैं, दूसरा कुछ करेंगे। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा दीदी अब मैं जानना चाहता हूँ आपके शादी के बारे में। शादी आपका कब हुआ, कितना साल हुआ शादी को आपका? शादी का जैसे हमारा रजिस्ट्री मैरिज हुआ था 2013 में, उस हिसाब से 12 इयर्स हो गया, और सोशल मैरिज हुआ था 2014 में, तो उस हिसाब से मेरा सोशल मैरिज हो गया 11 इयर्स का। तो अगर हम लीगल मैरिज का देखें तो 12 साल हो गया शादी का। और भूपेश को मैं जानती हूँ। भैया क्या करते थे उस टाइम पे, या अभी क्या करते हैं? ही इज फ्रॉम सिलीगुड़ी, फ्रॉम बेसिकली फ्रॉम कर्शियंग। तो भूपेश एयर इंडिया में सर्विस करते हैं, एंड वी नो ईच अदर सिंस लास्ट 25 ईयर्स। पिछले 25 साल से हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं। जब भूपेश भी स्टूडेंट था, मुलाकात कहाँ हुआ था? एक्चुअली हम दोनों ही एनसीसी कैडेट थे। वी वेर इन अ कैंप, कांचरापाड़ा में हम लोगों का एक कैंप हुआ था इन द ईयर 2000। तो तब हम दोनों मिले थे। तो तब हम फ्रेंड्स थे। उसके बाद शादी हुआ, शादी का 12 साल, और अभी भगवान के कृपा से टचवुड भगवान के कृपा से हम दोनों का अभी 25 इयर्स हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं। बेबी है? नो, ये हम दोनों का म्यूचुअल कंसेंट है कि हम दोनों ऐसे ही रहेंगे, खुश रहेंगे। अच्छा। जो भी टाइम एक दूसरे के प्रति है, वो किसी बेबी हो, फैमिली हो, तीसरा को नहीं देना है। वो एक दूसरे को देना है। बीच में किसी को लाना नहीं है। ओके गुड। तो मम्मी नहीं है ना? मम्मी भी? हाँ सब है। तो मम्मी बोलती नहीं कि एक बेबी होना चाहिए? अभी देखो, ये भी मैं बोलूंगी, अगर हस्बैंड वाइफ का अंडरस्टैंडिंग, बॉन्डिंग सही है ना, ऊपर वाले की कृपा से, अगर तुम दोनों एक दूसरे को विश्वास करते हो, दोनों के बीच में ट्रस्ट है, दोनों को एक दूसरे के प्रति समझ है, तो कोई भी कुछ बोले उसका फर्क नहीं होगा। हम लोग के लिए ठीक होता है वही करेंगे। पर जैसे बचपन से उनके घर वाले उनको भी जानते हैं, मेरे घर वाले मुझे भी जानते हैं, तो जानते हैं कि ये लोग ऐसे ही है। तो घर से कभी कोई कुछ नहीं बोला कि तुम दोनों साथ रहो और जिंदगी जियो। ओके। तो दीदी ये मतलब बेबी लेने का प्लान है या फिर एकदम नहीं लेना, ऐसा कुछ सोचे? अभी 25 साल एक दूसरे को जानते हैं, सिल्वर जुबली चल रहा है। अब बीच में और किसी को लाके क्यों, आगे का जो 50 साल होगा, जब आगे का 25 साल क्यों खराब करना है? अच्छा। दीदी और एक सवाल आपसे मेरा, कि इंडस्ट्री में अभी बहुत मतलब नए मॉडल आ रहे हैं, कुछ ऐसा 1-2 मॉडल जो आपके नज़र में हो कि आपको लगता है कि ये अच्छा कर रहा है और आप उसके बारे में कुछ बोलना चाहते हैं कि हाँ ये अच्छा कर रहा है और तुम और करो अच्छे से तो तुम आगे बढ़ो? बिकॉज इंडस्ट्री में जितने भी नए मॉडल आ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ आप लोग जिस जगह पे पहुँचे हो वहाँ पहुँचने के लिए भाई हमको नहीं लग रहा है कि इतना आसान है, और कोई खुद को उस तरीके से तैयार भी कर रहा है कि नहीं पता। बट आप लोगों का जो होल्ड है, एक आप लोगों ने जो एक जगह पाया हुआ है, और जो कुछ सीनियर मॉडल है, दादा लोग और दीदी लोग, तो उस जगह पे आने के लिए अभी तो बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा। तो कोई ऐसा मॉडल जो अच्छा कर रहा है,
फीमेल हो या मेल हो, आप उसके बारे में अगर बताना चाहो, आपके नज़र में कोई है तो। थोड़ा ऑड क्वेश्चन है बट ये सब मेरे दिमाग में था कि मैं आपसे पूछूं। देखो, समय के साथ साथ परिवर्तन होता है, परिवर्तन कांस्टेंट है, हमें भी समय के साथ साथ परिवर्तित होना बहुत पड़ता है। बिल्कुल। हमारे टाइम पे कंपटीशन कम था जी, अभी कंपटीशन ज्यादा है, बहुत है। जितने भी न्यू कमर है सब अच्छे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सब में कोशिश बहुत है, बस जिसका मेहनत कितना ज्यादा है वो तो ऊपर वाले देखेंगे। बिल्कुल। कौन दिल से अपना प्रोफेशन को रेस्पेक्ट करता है वो तो ऊपर वाला देखेंगे, जो करता है वो जरूर आगे बढ़ेगा। बस सब में पोटेंशियल है, सब बहुत अच्छे हैं। एज अ मॉडल मुझे तुम भी बहुत पसंद हो, उपेन भी बहुत अच्छा मॉडल है, उसमें भी पोटेंशियल बहुत अच्छा है, और मुझे लगता है जल्द ही उसके सामने वो चीज आने वाला है जो उसे चाहिए। आशीर्वाद करिएगा दीदी, ऑलवेज। एकदम। तो दीदी मेरा सवाल हो चुका है खत्म ऑलमोस्ट, तो आपसे बस एक बात बोलना चाहूँगा कि आप मॉडल्स को या नॉर्मल जो भी लोग हैं उन लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? कुछ ऐसा मैसेज जो सब लोग अपने ज़िंदगी में लाए तो कुछ आगे बढ़ सकते हैं, या अपने ज़िंदगी में लाएंगे तो वो उसको अच्छे तरीके से यूज़ करके लाइफ में कुछ ये मतलब कर सकते हैं, ऐसा कुछ। सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगी, जो प्रोफेशन में आना चाहते हो, जो करना चाहते हो, पहले सेल्फ एनालिसिस करो, देखो इफ यू आर एलिजिबल फॉर दैट प्रोफेशन और नॉट, वो सबसे पहले ज़रूरी है। लाइक आई एम अ फैशन मॉडल, अगर मैं अभी साइंटिस्ट बनना चाहती हूँ, बहुत पहले मैं चाहती थी 1996-97 में जब कल्पना चावला स्पेस में गए थे, तब मैं चाहती थी कि मैं स्पेस साइंटिस्ट बनूंगी, क्योंकि मैं छोटी थी। उसके बाद मैंने सेल्फ एनालिसिस किया, एम आई एलिजिबल, वैसा ब्रेन है मेरे पास, वैसा डेडिकेशन दे पाऊंगी मैं साइंस को, नहीं दे पाऊंगी। सो मैंने उस वहां से हट आई। बहुत बड़ी बात है दीदी। तो सेल्फ एनालिसिस बहुत जरूरी है। तुम क्या करना चाहती हो, क्या तुम्हें पसंद है, जिनका ध्यान फैशन में, कलर्स में, जिंदगी जीने में है, वो कैसे एक साइंस में फोकस करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। पहले जरूरत है सेल्फ एनालिसिस। उसके बाद अगर तुम कोई प्रोफेशन में आ भी जाते हो, यू हैव टू बी इन लव विद दैट प्रोफेशन। जैसे हस्बैंड वाइफ में प्यार होता है, जैसे फैमिली में एक माँ बच्चों में होता है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में होता है, वैसे ही अपना प्रोफेशन को अपना माँ मान के या अपना प्रेमी मान के प्यार करना पड़ेगा। अगर I am not in love with my profession, then dedication will be zero. आपको सीखने का भी इच्छा नहीं रहेगा, मैं डेडिकेशन नहीं दे पाऊंगी, मैं अपना टाइम नहीं दे पाऊंगी, उस टाइम को मैं बर्बाद समझूंगी। मैं उस प्रोफेशन में शाइन करने के लिए खुद के पीछे वक्त नहीं दे पाऊंगी। तो इसीलिए पहले है सेल्फ एनालिसिस, देन लव टू योर प्रोफेशन, उसके बाद मेहनत तो है ही, एंड सेल्फ लव बहुत जरूरी है। प्रोफेशन में तुमको शुरू में ही रिकॉग्नाइजेशन मिले या ना मिले कुछ फर्क नहीं पड़ता, खुद से प्यार करना कम नहीं होना चाहिए। एंड एवरी डे सेल्फ ग्रूमिंग का भी जरूरत होता है कि हम जो सीख रहे हैं, जो देख रहे हैं, उसी के बलबूते खुद को मजबूत करना, खुद को पॉलिश करना, खुद को बनाना भी बहुत ज़रूरी है। पर ये सब बीच में, ये इन सभी चीज़ों के बीच में एक चीज़ ध्यान में रखना है, किसी का दिल नहीं दुखाना है, किसी को बर्बाद नहीं करना है, किसी का खराब नहीं करना है। अगर हम भले ही शुरू में कोई मतलब सक्सेसफुल हो जाता है किसी को लूटने में, किसी का खराब करने में, बस उसका रिजल्ट तुमको इसी जिंदगी में मिलेगा। जिंदगी में थोड़ा देर बाद मिलेगा। आप सोच रहे हो कि मैं तो ठीक हूँ, लेकिन मिलेगा एक टाइम पे, उसका फल तो मिलेगा, क्योंकि स्वर्ग भी यहाँ है, नर्क भी यहाँ है। तुम्हारा मृत्यु तुमको बोल देगा, कह देगा कि तुम जिंदगी कैसे जिए हो। जी, बहुत अच्छी बात दीदी। आपका एक बात से मैं बहुत सहमत हूँ कि सबसे पहले आप खुद को देखो। कोई भी प्रोफेशन में आप जाना चाहते हो, आप खुद को पहले जज करो, क्या आप ये कर सकते हो, क्या आप में वो क्वालिटी है। जैसे मेरे बारे में बहुत लोग ये सोचता होगा दीदी कि मैं कोलकाता में आया तो मुझे शांतनु जी ने ऐसे ही चांस दे दिया एवी कि मॉडल बन जाऊँ। नो, ये
एकदम भी जो भी अभी तक भी सोच रहे हैं ये बिल्कुल ही गलत है। मैं जब 17-18 साल का हुआ, मेरे घर में जब पहला केबल कनेक्शन आया, मुझे पता नहीं क्यों MTV में जो भी मॉडलिंग शोज आते थे मुझे उसी में ध्यान होता था। मेरे घर पे सब लोग बोलते थे ये क्या देखता है, सबसे अलग सबसे हटके मैं चीजें देखता था। मैं मॉडलिंग का जितना भी शोज आता था सब देखता था। और मैं क्या करता था कि उस टाइम पे मैंने एक चाइना मोबाइल खरीदा था, उस पे मैं वो जो देखता था मैं टीवी में कि मॉडल लोग कैसे पोज दे रहा, बिकॉज मुझे वो अट्रैक्ट करता था, मुझे वो लाइफ चाहिए था। तो मेरा बैकग्राउंड एकदम ही लो था, कोई स्ट्रांग नहीं था, मैं नहीं सोच पाता था कि मैं कभी कर पाऊंगा, बट मुझे अच्छा लगता था। तो मैं क्या करता था, घर का भैया का घर का दरवाजा बंद करके वो कैमरा रख के मैं उस तरीके से पोज देता था। कभी कभी शर्ट भिगा लिया, भिगा के उसमें शूट किया, मैं कांची से काट के टाई बना के लगा के फिर शूट करता था। वो सब फोटो अभी भी मैंने निकाल के रखा है, वो सब अभी भी है। सो मैंने वो चाहा था, मुझे वो अच्छा लगता था, जिस वजह से भगवान ने मुझे रास्ता दिखाया और मैं यहाँ पे हूँ। तो आपका ये बात बहुत बड़ा सच है कि आप खुद को भी देखो कि आप ये कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आप में वो क्वालिटी है, आप ये कर सकते हो, तो बिल्कुल आइए, सीखिए और काम पे फोकस करिए, तो जरूर आप जिस भी फील्ड में जाना चाहते हो आप सक्सेस होंगे। दीदी थैंक यू सो मच, आज आपने बहुत अच्छी बातें की। थैंक्स टू यू मुझे यहाँ बुलाने के लिए। थैंक यू दीदी कि आपने मुझे टाइम दिया और मैं सच में आपसे बहुत कुछ सीखा। और आशा करता हूँ कि आगे और अच्छे से काम कर पाऊँ। मेरा ये पॉडकास्ट जो मैंने स्टार्ट किया है, आई होप कि लोग पसंद करें। थोड़ा आशीर्वाद करिए मुझे। और थैंक यू सो मच आने के लिए दीदी, थैंक यू सो मच। तो दीदी सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा गिफ्ट देना चाहता हूँ, ये कोलकाता नामा की तरफ से, और मैं जो पॉडकास्ट कर रहा हूँ उसके लिए मैं सबको एक छोटा छोटा गिफ्ट देता हूँ। आपके लिए भी कुछ लाया हूँ, ये छोटा सा कोलकाता नामा का स्टॉल जो वाओ, मैं आपको थोड़ा जस्ट कहना देना चाहता हूँ। थैंक यू, ये आपके लिए। थैंक यू। आई होप आपको पसंद आएगा। बहुत अच्छा है। और ये शायद आपको कैलेंडर नहीं मिला था, आप पूजा में नहीं आई थी ना, तखनी दिया तो कैलेंडर अभी 2-3 महीना ही गुजरा है। तो ये कोलकाता नामा का कैलेंडर प्लीज घर पे रखिएगा। এখানে শুধু শান্তনুদার ছবি। আই লাভ ইউ শান্তনুদা, তোমাকে আমার খুব পছন্দ, আমি জানি, আমরা খুব ভালো বন্ধু, তুমি আমার বড় দাদা। আমি কখনো তোমাকে তোমার সাথে প্রফেশনাল, তোমার এটা আমি তোমার উদ্দেশ্যে বলছি, উই ডোন্ট শেয়ার এনি প্রফেশনাল রিলেশনশিপ, আমাদের মধ্যে বাড়ির সম্পর্ক। থ্যাংক ইউ সো মাচ। थैंक यू सो मच।